हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर इस सीरीज का। जैसा अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करा था कि अपन तीन ऐसे चैप्टर्स करेंगे जो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर बेस के हैं। पहला चैप्टर जो अपन ने करा दैट वाज बेनामी ट्रांजैक्शन। सेकंड जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो बहुत ही एक रीसेंट एक्ट है, अभी अपने 2018 का है। और जो तीसरा अपन करेंगे दैट वुड बी रिलेटिंग टू योर मनी लॉन्ड्रिंग। बेसिकली ये सारी चीजें डील करती है विद ब्लैक मनी, विद ऑफेंडर्स। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बेसिकली डील करता है, या ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये एक्ट बहुत ही रीसेंट एक्ट है 2018 का। अगर आप इस इमेज को ढंग से देखेंगे, एक इंसान पैसा लेके बैग लेके भाग रहा है, सो दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। ये एक्ट लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रिसेंट टाइम्स में खूब सारे ऐसे फ्रॉड होने लग गए जहां पर ऑफेंडर ने डिफ्रॉड करा अथॉरिटीज को और देश छोड़ के भाग गया। अब कुछ ऑफेंडर्स चालाक निकले, वो कुछ ऐसी कंट्रीज में गए जहां पर इंडिया का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं है। तो उसके केस में अब वो यहाँ के लोगों का पैसा खाकर फरार भी है, बट इंडियन गवर्नमेंट चाहते हुए भी उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पा रही, या फिर अब ले भी पा रही है तो उसमें टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए, इस ट्रेंड को देखते हुए, बेसिकली इस ट्रेंड के अंदर अपन ने देखा सबसे पहले विजय माल्या, नीरव मोदी। तो इन तरीके के लोग, ललित मोदी, ये सारे ऑफेंडर्स जिन्होंने टैक्स अथॉरिटीज को या बैंकिंग स्ट्रक्चर को डिफ्रॉड करके और उनका पेमेंट नहीं करते हुए देश छोड़कर भाग गए एंड वहां पर अपनी लग्जरियस लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे सारे ऑफेंसेस को रोकने के लिए और इन सारे ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट स्टैब्लिश करने के लिए अपन ने एक सेपरेट एक्ट बना दिया, दैट इज योर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। अब ये डील किन किन चीजों से करता है इसके बारे में अपन समझते हैं। द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018 provides for measure to deter fugitive economic offender from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian courts, preserve the sanity of the rule of law of India. That means ये लॉ अपन ने बेसिकली बनाया इस कारण से है कि जो लोग टैक्स इवेड करने की, या जो लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो उनके अगेंस्ट में स्टार्ट हो सकती है इन इंडिया, उससे बचने के लिए अगर इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपन क्या एक्शंस उनके अगेंस्ट में ले सकते हैं, क्या ऑप्शंस अथॉरिटीज के पास अवेलेबल है इन लोगों के साथ डील करने के लिए, वो सारी चीजें अपन को इस लेक्चर के अंदर बताई जाएगी, इस एक्ट के द्वारा समझाई जाएगी। नाउ वी मूव to the next part of the chapter that deals with the definition part. In this act, unless the context otherwise requires, administrator means administrator appointed under subsection 1 of section 15, basically a person appointed by the court to look after the property. जो लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं, अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, उनको अपने कंट्रोल में लेना एंड उसको डिस्पोज ऑफ करके जो भी पैसा वसूल होता है उसके लिए वी कैन अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर। द बेनामी प्रॉपर्टी, ये अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, you can refer to that particular chapter if you want to understand the basic meaning. बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन जिसमें रजिस्टर्ड ओनर अलग होता है एंड द रियल ओनर, दैट इज द पर्सन पेइंग द कंसिडरेशन, वो अलग होता है। उसका कहीं पे भी पैसे की ट्रेल नहीं पता होती है आपको, एंड वो टैक्स अथॉरिटीज को अगेन डिफ्रॉड करने के लिए एक ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर करता है जहां पर उसका कोई भी नाम ना है। तो वो सारे बेनामी ट्रांजैक्शंस कहलाए जाते हैं। Have the same meaning as assigned to them under clause 8 and 9 respectively of section 2 under the prohibition of Benami Property Transaction Act of 1988 that we have already discussed. Deputy director means the deputy director appointed under subsection 1 of section 49 of Prevention of Money Laundering Act of 2002. Now what is Money Laundering Act? Money Laundering Act basically deals with किस तरीके से आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। द प्रोसेस इज एक्सप्लेन टू अस, एंड वो प्रोसेस किस तरीके से रोका जाना चाहिए, वो सारी चीजें, सारे रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग इलीगल मनी के ट्रांजैक्शंस आर देयर इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो डेप्यूटी डायरेक्टर मींस एन डायरेक्टर दैट इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, दैट इज द रेगुलेटेड अथॉरिटी, जिसका काम ये रहेगा ये सारी चीजों को ओवरव्यू करना, ओवरसी करना, ताकि प्रोसीडिंग स्मूथली चले।
Director again means the director appointed under subsection 1 of section 49 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Fugitive economic offender means any individual whom a warrant for arrest in relation to a scheduled offence has been issued by a court in India and who has left India to avoid criminal prosecution. यानी एक शेड्यूल्ड क्राइम उसने कमिट करा, उसके अगेंस्ट में वारंट इशू हो रखा है एंड उस वारंट से बचने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को धोखाधड़ी देने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचने के लिए, अथॉरिटी से बचने के लिए उसने देश को छोड़ दिया, दैट पर्सन इज नोन एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. अब शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है वो लेटर ऑन बताया जाएगा. बेसिकली बड़े ट्रांजैक्शन दैट इज अ फ्रॉड or offense that is more than 100 crore would be classified as your scheduled offense. Now being abroad refuses to return to India to face criminal proceeding, यानी आपको पता है फॉरेन में कहाँ है, अब्रॉड कहाँ है, आपने नोटिस भेज दिए, but that person is not agreeing to come back to India and face the criminal prosecution, that particular person would be known as your fugitive economic offender, that is relating to your chapter. Next, key manageable person have the same meaning as assigned to it under clause 51 of section 2 of Companies Act 2013, that is the director, the company secretary or any other person that is managed or that is referred to as your key manageable personnel as per the Companies Act. उसका same meaning यहाँ पर रहेगा. Basically those persons with responsibility of running the company, managing the company or having the authority over the company are referred to as your key managerial person. Notification means notification published in official gazette and expression notify shall be constitute accordingly, that is वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर थिंग का. पर्सन इंक्लूड्स सेम लिस्ट जो अपन ने बेनामी के अंदर भी पढ़ी, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं. एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, LLP और एसोसिएशन ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. Next is your proceeds of crime, means any property derived or obtained directly or indirectly by a person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense, or which the value of such property or where such property is taken held outside the country than the property of equivalent in value held within the country or abroad. That is proceeds of crime, yani means any property derived or obtained directly or indirectly by a person as a result of criminal activity. Criminal activity yani all those illegal activity that are restricted in the Indian Penal Code, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है. तो वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी मेंशन्ड है जो आप कह सकते हैं कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज, चाहे वो ड्रग्स हुआ, स्मगलिंग हुआ, ये सारी चीजें क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी. और उसके रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी वो काम करने से, कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज योर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. नेक्स्ट इज योर शेड्यूल्ड ऑफेंस, means an offense specified in the schedule if the total value involved of an offense or offenses is 100 crore rupees or more. जो अपन ने पहले भी डिस्कस करा, 100 करोड़ से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन है तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस के अंदर आएगा. और ऐसे ट्रांजैक्शन करके, ऐसे फ्रॉड करके, ऐसा ऑफेंस करके, इससे रिलेटेड इतनी बड़ी अमाउंट के घोटाले करके अगर कोई इंसान इंडिया छोड़ के जा रहा है जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज, फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, या फिर उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो चालू हो गई है या होने वाली थी उससे बचने के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और इंडिया आने से मना कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कवर की जाएगी. नेक्स्ट इज योर स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट मींस अ कोर्ट ऑफ सेशन designed as a special court under subsection 1 of section 43 Prevention of Money Laundering Act of 2002, that is बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर भी अपन ने सेम पढ़ा था. सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट फॉर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर केस. तो यहां पर भी ये चीज सेम रहेगी, अलग से आप एक कोर्ट को स्पेशल पावर दे सकते हैं जस्ट टू डील विद दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू अ पर्सन जो फ्रॉड करके बाहर भाग चुके हैं. नेक्स्ट, the word and expression used and not defined in the act but defined in the Prevention of Money Laundering Act 2002 shall have the meaning respectively assigned to them in the act. अब ये बार बार मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस अपन इसलिए दे रहे हैं
मनी लॉन्ड्रिंग में भी यही होता है, आप ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। ब्लैक मनी अगेन इज योर अनअकाउंटेड मनी, जिसके ऊपर आपने कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। नाउ अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यानी आपने अगेन क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल प्रोसीड्स है, एंड उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी या कोई ऐसा ऑफेंस किया, और अब वो ऑफेंस करके आप भाग रहे हैं, तो वो सारे के सारे टर्म्स रेफरेंस जो यहां पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं है, शैल हैव द सेम मीनिंग जैसा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। तो अपन उसी को सेम मानते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू एन इंडिविजुअल who is or becomes a fugitive economic offender on or after the date of coming into force of this act। यानी अभी जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है या फिर बनेगा आगे ऐसे कोई फ्रॉड करके, उन सबके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड प्रोसीजर देयरफॉर, यानी अब कौन एप्लीकेशन दायर करेगा कोर्ट में कि एक पर्टिकुलर पर्सन को भगौड़ा घोषित किया जाना चाहिए या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया जाना चाहिए। अब अगर अपन को नीरव मोदी का केस थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड किया था। सो पीएनबी ने जब वो भागा, सबसे ज्यादा नुकसान पीएनबी को हुआ, एंड दे फाइल्ड एन एप्लीकेशन टुगेदर विद अदर बैंक्स। ये पर्टिकुलर पर्सन ने इतना पैसा लेकर अब ये देश से भाग गया है, पैसा नहीं चुका रहा। सेम वे द केस वाज विद विजय माल्या, वो भी बैंकों से लोन लेकर और बाद में भाग गया कंट्री छोड़ के। वी ऑल नो वेयर ही इज। वो काफी सारे मैचेस में अपीयर होते हैं ये सारे लोग, काफी जगह इनके वीडियोस भी वायरल होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट स्टिल द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर नॉट एबल टू ब्रिंग देम बैक बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन अस, बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसेस स्टार्ट है, बट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। जो पैसा देश में होना चाहिए वो देश छोड़ के ये लोग भाग चुके हैं, और देश के लोगों का जो हक से कमाया हुआ पैसा था वो बैंकों के थ्रू यहाँ पर डूब गया है, जिस वजह से परेशानी होती है बैंकिंग सिस्टम और कंट्री को चलाने में। तो ये सारे ऑफेंसेस के लिए अपन ने एक्ट बनाए। अब एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा रिगार्डिंग ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? Now, the first point, where the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by the director for the purpose of this section has the reason to believe, the reason should be recorded in writing on the basis of material information in his possession that any individual is a fugitive economic offender, he may file an application in such form or manner prescribed in the special court that the individual may be declared as fugitive economic offender। यानी डायरेक्टर के पास या डेप्यूटी डायरेक्टर जिसको ऑथराइजेशन दिया डायरेक्टर ने, दैट हैव द सेम मीनिंग एज इन केस ऑफ योर प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर उनके पास कोई मटेरियल प्रूफ है, राइटिंग में आप सबमिट करोगे टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर पर्सन एज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर। अब आप कहां सबमिट करेंगे? जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। नाउ द सेकंड पॉइंट, द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall contain the reason for belief that an individual is a fugitive economic offender, यानी क्या कारण है जिस वजह से आपको लग रहा है कि ये इंसान फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। अब अपन ने डिस्कस करा शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए 100 करोड़ से ज्यादा, प्लस ये एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको लगता है कि देश छोड़ के भागने वाला है या भाग गया है और अब वापस आने में इच्छुक नहीं है, और अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू भी कर लेंगे तो ये आपकी कंट्री में नहीं आएगा। तो ऐसे पर्सन को आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए एप्लीकेशन दायर कर रहे हो तो आपको रीजन बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज टू द वेयर अबाउट्स ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अगर ये इंसान देश छोड़ के भाग चुका है और अब कहां छुपा हुआ है, अगर उससे रिलेटेड अथॉरिटीज या डायरेक्टर के पास कोई प्रूफ है, यानी कहीं पे भी अगर डायरेक्टर को या अथॉरिटीज को जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसके वेयर अबाउट्स, यानी वो कहाँ छुप के बैठा है या कहाँ पर अभी प्रेजेंट है, उसके बारे में कुछ पता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टीज बिलीव टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी ऐसे कुछ गलत काम करके जो भी प्रॉपर्टीज उसने परचेज करी है उसका वैल्यूएशन, और साथ ही साथ इनकी लिस्ट, यानी कहाँ कहाँ मेंशन्ड है। अगर अपन ने थोड़ा बहुत भी कवर किया हो इस चीज को, तो जब विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया था
तो उसके जितने भी ठिकाने थे, जितने भी घर थे, जितनी भी कार्स थी, द लग्जरी कार्स कलेक्शन, वो सारी चीजें रिकवर कर ली गई थी बाय द अथॉरिटीज। तो वो सारी वैल्यूएशन, सारी चीजें, वैल्यूएबल जितने भी है, वो आप सारी चीज की सारी लिस्ट आप सबमिट करोगे कोर्ट को, इंक्लूडिंग एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉर विच कॉन्फिस्केशन इज सॉट, यानी जिस चीज को आप सीज करना चाहते हो, क्योंकि अब ये सारे ऑफेंडर्स कुछ ना कुछ पैसा खाकर भागे हुए, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनको सीज करने के लिए उनकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज और बेनामी प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन इंडिया और अब्रॉड फॉर विच कॉन्फिस्केशन इज सॉट, यानी बेनामी प्रॉपर्टीज का भी अगर कोई ट्रेल आपको मिला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जिसमें प्रूफ होता है कि उन्होंने पेमेंट किया बट रजिस्टर्ड ओनर अभी वो नहीं है, यानी बेनामी ट्रांजेक्शन अगर कोई है, तो उनको भी, उनकी भी लिस्ट सारी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु मे हैव एन इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी लिस्टेड अंडर क्लॉज सी एंड डी, यानी इनसे रिलेटेड कोई ऐसा इंसान है जिसका इंटरेस्ट है, यानी रिलेटेड पार्टी है, तो उसकी भी आपको नाम डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। द अथॉरिटीज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 शैल बी द अथॉरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट is your attachment of property. Now attachment means जैसा अपन ने डिस्कस करा, आप ऑथराइजेशन छीन लेते हो पार्टी से टू सेल, डिस्पोज ऑफ और हैव लियन ऑन दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिनके अगेंस्ट में प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर केस चल रहा है। द डायरेक्टर or any other officer authorized by the director not below the rank of deputy director may with the permission of special court attach any property mentioned in the application under section 4 by an order in writing in such manner as may be prescribed, notwithstanding anything contained in subsection 1 जो भी ऊपर डिस्कस करा, और section 4 the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by director may by an order in writing at any time prior to the filing of application attach any property। अब दो चीजें, एक आप एप्लीकेशन देकर प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, दूसरा आपको लगता है अभी टाइम बहुत कम है, तो authorized by director may by an order in writing at any time prior to the filing of application under section 4। कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे रहे हो उससे पहले अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान जिसको आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करने वाले हैं उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, एंड अब आपको लगता है ये सारी प्रॉपर्टीज के साथ कुछ छेड़छाड़ या डिस्पोज ऑफ या कुछ ना कुछ गलत काम हो जाएगा जिससे आप बाद में जो इनको कॉन्फिस्केट करने वाले थे अब वो नहीं कर पाएंगे, तो उसके केस में अटैच एनी प्रॉपर्टी फॉर विच देयर इज अ रीजन टू बिलीव द प्रॉपर्टी इज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और द प्रॉपर्टी इज बेनामी प्रॉपर्टी owned by an individual who is fugitive economic offender and which is being likely to be dealt with in a manner which may result in property being unavailable for confiscation। आपको लगता है, अथॉरिटीज को लगता है कि अभी एक्शन नहीं लिया तो ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाएगी, बाद में आप उसको सीज नहीं कर पाएंगे, तो अगर ऐसा कोई रीजन लगता है ऑफिसर को तो ऑर्डर इन राइटिंग निकालकर विदाउट अप्लाइंग इट टू द कोर्ट, एक तो अभी आपके पास टाइम है, आपने कोर्ट को ऑर्डर, आपने कोर्ट से परमिशन मांगी, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आपने प्रॉपर्टी सीज कर ली। दूसरा ऐसा सिनेरियो हो जाता है जहां आपको लगता है फटाफट करनी पड़ेगी, इसके लिए कोर्ट से परमिशन लाने का टाइम नहीं है, सो यू कैन गेट अ ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर and then can directly confiscate that particular property, attach that particular property। रीजन क्योंकि आपको लगता है अगर आज आपने ये चीज को नहीं अंजाम दिया तो ये चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, इसीलिए यहां पर आपने स्पेशल एक प्रोविजन डाल दिया। प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु आर प्रोविजनली अटैचेस एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 बिफोर द स्पेशल कोर्ट। अगेन सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए दो चीजें अभी तक अपन ने करी, आपको लगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, कोर्ट में एप्लीकेशन दो, वहां से रिक्वेस्ट करो परमिशन टू अटैच और कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। सेकेंड सिचुएशन, आपको लगता है टाइम नहीं है, सामने वाला इंसान फटाफट ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, बाद में आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने की, आप डायरेक्टर से राइटिंग में परमिशन ले लेंगे, प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर देंगे। अब अगर आप ये काम करते हैं तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे और वो वहां से आप ऑर्डर ले लेंगे। क्लियर? क्योंकि अभी तक आपका प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ है, अटैचमेंट नहीं हुआ बिना कोर्ट की परमिशन के। द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर द सेक्शन शैल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ
180 days from the date of order of attachment or such period as may be extended by the special code but before expiry of such period। यानी 180 दिन का टाइम है, उससे पहले कोर्ट चाहे तो ये अटैचमेंट का टाइम और ज्यादा बढ़ा भी सकती है। सो योर मिनिमम टाइम इज 180 डेज, जो मोस्टली आपको मिल जाता है। रीजन बीइंग केस प्रोसीडिंग चलने में इतना टाइम लगता ही लगता है, तो इतने दिन का अटैचमेंट का पावर कोर्ट आपको दे देता है। अटैचमेंट अगेन दिमाग में रखना है, अटैचमेंट से होता यह है कि जो ओनर है वो अब प्रॉपर्टी से अपने सारे अधिकार खो चुका है, सारे के सारे अधिकार अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास है या जो भी अथॉरिटीज है अब उनके पास है। अब सामने वाला इंसान इस प्रॉपर्टी में डीलिंग नहीं कर सकता जब तक कोर्ट इसको वापस से छोड़ ना दे, छोड़ने का ऑर्डर ना दे दे। Nothing in this section shall prevent the person interested in the enjoyment of the immovable property attached under subsection 1 from such enjoyment। यानी आप उस प्रॉपर्टी को, अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उसमें डीलिंग करना, दैट इज बेचना या गिरवी रखना, वो सारी चीजें मना है। बट अगर आप उसमें रह रहे हैं तो उसके केस में आपको वहां रहने से कोई मना नहीं कर सकता अंटिल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कम्स टू वेकेट दैट पर्टिकुलर हाउस। जब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ जाएगा, जब आपके ऊपर गुनाह प्रूव हो जाएगा। For the purpose of this subsection, the expression person interested in relation to immovable property include all person claiming or entitled to claim interest in the property। यानी जिसका मालिकाना अधिकार है वो उस प्रॉपर्टी में रह सकता है। नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर, जो अपन ने डिस्कस करा ऊपर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, बार बार टर्म्स यूज किए जा रहे थे। उनके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या अधिकार है, इस पर्टिकुलर एक्ट को मद्देनजर रखते हुए यहां पर अपन को बताए जाएंगे। The director or any other officer shall, for the purpose of section 4, have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कर सकता है प्रॉपर्टी को, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कोर्ट में हाजिरी करवा सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन की, इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर फॉर रिपोर्टिंग द एंटिटी और एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, यानी गीता पे हाथ रख के कसम खाना, ये सारे प्रोसेस आप कैरी आउट कर सकते हैं। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी आप फोर्स कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को रिकॉर्ड प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, issuing commissions for examination of witnesses and documents, any other matter as may be prescribed, यानी बेसिक लॉ का प्रोसीजर, कोर्ट प्रोसीजर में जो भी पावर्स एक कोर्ट के पास है वो सेम पावर्स यहां पर डायरेक्टर के पास रहेगी। नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ सर्वे। नाउ पावर ऑफ सर्वे डील्स विद, now notwithstanding anything contained in any other provision of this act where a director or any other authorized by any other person authorized by the director on the basis of material in his possession, material information in his possession, has reason to believe, the reasons for such belief to be recorded in writing, that an individual may be fugitive economic offender, he may enter any place, any place यानी जो भी जगह उस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो उसका घर हो, एनी प्लेस यहां पर ये मतलब रखता है। विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया असाइन टू हिम, जो उसको परमिशन मिली हुई है, in respect of which he has authorized for the purpose of this section by such other authority who is assigned the area within which the place is situated। आपको जो रेडियस, जो एरिया बताया गया है, कहां तक आपका jurisdiction रहेगा बाय द अथॉरिटीज, उतनी प्लेसेस को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, जांच कर सकते हो। where the director or any other officer authorized by him on the basis of material in his possession has a reason to believe that an individual may be fugitive economic offender, it is necessary to enter any place mentioned in subsection 1. He may request any proprietor, employee, or any other person who may be present at the time to afford him necessary facility to inspect such records as he may require and
विच मे बी अवेलेबल एट सच प्लेस, यानी जब वो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको जो लगता है इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसकी जगह पे आप गए हो, तो आपके साथ एक बंदा रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। यानी हेल्प करेगा इन द सेंस, ऑब्वियसली अगर आप किसी के घर रेड पे जाते हो तो वो आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा, बट क्योंकि काफी चीजें आप चाहते हो डायरेक्टली आपको मिल जाए, डॉक्यूमेंट्स आप उसको बोलो वो आपको लाकर प्रेजेंट करे, तो वो हेल्प आप ले सकते हैं। afford him necessary facility to check and verify the proceeds of crime or any transaction to the proceeds of crime which may be found therein, यानी उसको एक रीजनेबल टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक जगह दी जाएगी जहां पर वो बैठकर सारी चीजों को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। furnish such information as he may require as any matter which may be useful for or relevant to the proceeding of this act, यानी उससे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है अपना सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर मींस आपके घर या दफ्तर को प्रॉपर तरीके से उनकी छानबीन की जा सकती है, एंड अगर वहां से कोई मटेरियल डॉक्यूमेंट, प्रूफ या इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसकी आप कॉपी लेकर जा सकते हो या उन डॉक्यूमेंट्स को ही लेकर जा सकते हो। अगर अपन ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब इनकम टैक्स की रेड दिखाते हैं या कोई ऐसी अथॉरिटीज की रेड आपके घर पे दिखाते हैं, तो वो सारे तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, एंड अगर कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन उनको मिलता है तो वो आपकी प्रेजेंस में सारी चीजें नोट करके आपसे साइन कराकर वो अपने पास लेकर जा सकते हैं एज अ प्रूफ। तो वो चीज यहां पर अपन को सेम रहेगी ऑलमोस्ट, ऑल्दो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, लीगल प्रोसेस यहां पर समझाया जाएगा, बट समझने के लिए अपन मूवी से कनेक्ट कर सकते हैं। सर्च एंड सीजर notwithstanding anything contained in any other law for time being in force where the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purpose of this section on the basis of information in his possession, हर जगह recorded in writing, जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप किसी की जगह पे जा रहे हो या किसी भी पर्सन को आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हो, सारे के सारे प्रूफ शुड बी इन राइटिंग। सारी इंफॉर्मेशन, मटेरियल फैक्ट जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि ये पर्सन एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो राइटिंग में आप रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद ही प्रोसीडिंग्स आप सारी की सारी चालू करेंगे। मे बी डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इन हिज पोजीशन of any proceeds of crime, in is in possession of any records which may relate to the proceeds of crime, is in possession of any property related to the proceeds of crime, then the subject to any rules made in this behalf, he may authorize any officer subordinate to him to enter and search any building, vessel, ship, that is vehicle, aircraft, where he has reason to suspect that such records or proceeds of crime are kept, यानी कहीं पे भी आपको लगता है सामने वाले इंसान ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पैसा छुपाया है, प्रॉपर्टी छुपाई है, डॉक्यूमेंट छुपाए हैं, जो अगर मिल जाए तो आपकी लॉटरी लग जाए, यानी आप उसके अगेंस्ट में प्रॉपर केस फाइल कर पाए, तो वो सारी जगह आप सर्च कर सकते हैं। एंटर एंड सर्च, ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा or any other receptacle for exercising the power conferred by clause A where the keys thereof are not available। अब चाबी छुपा दी, चाबी घुमा दी या चाबी नहीं मिल रही, कोई भी कारण है जिस वजह से आप एक अलमीरा, ड्रॉर, बॉक्स, कुछ भी लॉकर नहीं खोल पा रहे जहां आपको लगता है डॉक्यूमेंट्स या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम छुपाए गए हैं, तो आप उसको तोड़ सकते हैं। सीज एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च, if required make or cause to be make extracts or copies therefrom, make a note or inventory of such record or property, जैसा अपन ने स्टार्टिंग में भी इस टॉपिक के डिस्कस करा। आप सारा रिकॉर्ड, इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिले, क्या डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपी ले ली, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप वहां से उठाकर लेकर जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी वैल्यूएबल्स आप वहां से उठाकर लेकर जा रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप राइटिंग में लिखेंगे एंड सामने वाली पार्टी से भी साइन कराएंगे, उसकी प्रेजेंस में ये सारी चीजें होगी। क्लियर। अब यहां पर अपन ने जो डिस्कस करा, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो वो छुपाना चाह रहा है, लॉक लगा के बैठा है, चाबी घुमा दी या फिर बता नहीं रहा, उसको भी आप तोड़कर उसका एक्सेस आप ले सकते हैं। ये पावर दी जाती है टू द पर्सन ऑथराइज्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट।
Next, examine on oath any person who is found to be in possession or control of any record or property in respect of all matters relevant for the purpose of investigation. ये same चीज examining a person on oath where an authority upon information obtained during survey under section 7 is satisfied that any evidence shall be or likely to be concealed यानी छुपाया गया है, tampered यानी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की गई है, with he may for reason to be recorded in writing enter or search the building or place where such evidence is located and seize the evidence. Again reference movies का आपने देखा होगा, इनकम टैक्स की जब रेड पड़ती है काफी अतरंगी जगह होती है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते वहां पर पैसा छुपाया गया होता है. नाउ देयर वाज अ मूवी इफ यू रिमेंबर अजय देवगन की रेड, जहां पर वो एक जगह पे एक पॉलिटिशियंस के यहाँ पर रेड मारता है इनकम टैक्स की अथॉरिटीज की तरफ से. नाउ वो सारी जगह सर्च करता है, कार में भी सर्च करता है, कार के सीट कवर्स फाड़ कर सर्च करता है, सोफा सर्च करता है, लास्ट में उसको पता चलता है एक पर्टिकुलर जगह पिलर्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं उन सबको तोड़कर हर जगह से फिर पैसा निकलता है. तो सेम वे अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है, अथॉरिटीज के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि कोई एविडेंस या कोई प्रूफ या ऐसा कोई मटेरियल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम छुपाए गए हैं, कंसील्ड या टैंपर यानी उनके साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो आप उन सारी जगहों पर भी जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसको सीज कर सकते हैं. अभी तक अपन ने डिस्कस करा जगह का सर्च, अब अपन करते हैं सर्च ऑफ पर्सन. Notwithstanding anything contained in any other law for time being in force of India, if an authority authorized in this behalf by the central government by general or special order has reason to believe, again writing में होना चाहिए, that any person has secreted about his person or anything under his possession, ownership, control, any record, proceeds of crime which may be useful or relevant for any proceedings under the act, he may search that person, seize such record, property which may be useful for or relevant to any proceedings of the act. अब कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है उस पर्सन से रिलेटेड है, जो सामने वाली पर्सन जिसको अपन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करना चाह रहे हैं उसकी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टी का पोजेशन रखता है, तो अपन उस पर्सन से भी जांच पड़ताल पूछताछ कर सकते हैं. जो अपन को सामने वाला पर्सन जिसको अपन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित करना चाहते हैं उसके सीक्रेट्स को जानता है या अपन को पता बता सकता है कहां पर ये सारी चीजें छुपाई गई है, तो अपन उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं. Where the authority is about to search any person, he shall, if such person so requires, take such person within 24 hours to the nearest gazetted officer superior in rank to him or a magistrate. यानी अगर आपको उससे पूछताछ करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाएंगे, provided that the period of 24 hours shall exclude the time necessary for the journey undertaken to take such person to the nearest gazetted officer superior in rank to him or magistrate court. यानी ट्रैवल टाइम आप यहां पर 24 घंटे में से एक्सक्लूड करेंगे. नाउ if the requisition under subclause 2 is made, the authority shall not detain the person for more than 24 hours prior to taking to him to the gazetted officer. सेम चीज यहां पर बता दी गई, provided that 24 hours shall exclude the time for traveling, exclude कर दिया. The gazetted officer or magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge such person, but otherwise shall direct the search to be made. अब मैजिस्ट्रेट के सामने गए, ग्राउंड्स बताए, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसका सर्च होना चाहिए, इससे पूछताछ की जानी चाहिए, तो पूछताछ का ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा. अगर उनको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन इनोसेंट है तो उसको छोड़ दिया जाएगा. बिफोर मेकिंग द सर्च अंडर क्लॉज ए और क्लॉज डी, द अथॉरिटी शैल कॉल अपॉन 2 or more person to attend and witness the search and search shall be made in presence of such person. यानी दो विटनेस, दो गवाह रहने चाहिए प्रेजेंट अरेस्ट के टाइम एंड जब ये प्रोसीडिंग्स रहेगी उस टाइम, ताकि एक प्रूफ रहे प्रोसीडिंग्स फ्री एंड फेयर चली थी
एंड अथॉरिटीज की तरफ से कुछ भी गड़बड़ नहीं की गई है। द अथॉरिटी shall prepare a list of record property seized in the course of such search and obtain the signature of witnesses on the list। अगर पूछताछ के दौरान या सर्च के दौरान अपन को कोई मटेरियल प्रूफ मिलते हैं जो अपन सीज कर रहे हैं तो उसकी लिस्ट बनाकर एंड विटनेस के भी साइन लिए जाएंगे। नो फीमेल शैल बी सर्च बाय एनीवन एक्सेप्ट अ फीमेल, ये जनरल रूल है। अरेस्ट भी करना है किसी फीमेल को तो फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। इन द सेम वे अगर किसी फीमेल को सर्च करना है या उसकी किसी प्रेमाइसिस को सर्च करना है तो उसके केस में सिर्फ ऑथराइजेशन है फीमेल को, मेल स्टाफ जाकर सर्च नहीं कर सकता। द अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन सर्च्ड अंडर क्लॉज ए और क्लॉज डी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाउंड और सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सर्च, यानी उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसका क्या कहना है सीजर पे, वो सारी इंफॉर्मेशन उससे ली जाएगी। नेक्स्ट इज योर नोटिस। जैसा अपन ने बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ा था, नोटिस भेजा जाता है। सेम वे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के केस में भी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि उसके अगेंस्ट में ऐसी सारी प्रोसीडिंग्स चालू की जा रही है। वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 हैज बीन ड्यूली फाइल्ड, जो अपन ने पूरा प्रोसेस ऊपर पढ़ा। द स्पेशल कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू एन इंडिविजुअल हु इज एलिजिड टू बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी अभी तक अपन को शक है, कंफर्म नहीं है। आप एप्लीकेशन डिप्यूटी डायरेक्टर को लगा, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे कोर्ट को, कोर्ट ने आप नोटिस भेज दिया टू अ पर्सन। द स्पेशल कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू एन इंडिविजुअल हु इज एलिजिड टू बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। द नोटिस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall also be issued to any other person who has any interest in the property mentioned, यानी जो प्रॉपर्टी अपन सीज करना चाह रहे हैं या अपन को लगता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आई है, उसमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के अलावा भी अगर कोई इंसान है उसको भी आप नोटिस भेजेंगे। द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 shall require the person to appear at a specified place, specifically court, at the time not less than 6 weeks from the date of issue of such नोटिस, यानी 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। स्टेट दैट द फेलियर टू अपीयर ऑन द स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम शैल रिजल्ट इन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिविजुअल एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द एक्ट, यानी आप उसको क्लियरली नोटिस में लिख के भेजोगे इतना टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कोर्ट में, या जो डेट मेंशन्ड है, जो टाइम मेंशन्ड है, उस दौरान आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते तो आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट यानी सीज कर दी जाएगी, अथॉरिटीज उसका कंट्रोल ले लेगी। अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फॉरवर्डेड टू सच अथॉरिटी as the central government may notify for effecting service in the contracting state। अब contracting state क्या हो जाता है, जहां पर इकोनॉमिक ऑफेंडर भाग कर गया है या आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री में है, तो वो चीज आप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को बताओगे। काफी ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया के एग्रीमेंट है कि अगर ऐसे कोई भी ऑफेंडर्स कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में भागते हैं तो वो सामने वाली कंट्री पूरा का पूरा कोऑपरेट करेगी इंडियन अथॉरिटीज के साथ उनको वापस डिपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर, ताकि उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इंडिया में पेंडिंग चल रही है वो कंटिन्यू हो सके। The authority referred to in subsection 4 shall make effort to serve the notice within a period of 2 weeks in such manner as may be prescribed। A notice under subsection 1 may also be served to individual alleged to be the fugitive economic offender by electronic means। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी उसके ईमेल पे, उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आप नोटिस भेजोगे, क्योंकि काफी केसेस में आप दूसरी कंट्रीज में अगर पोस्ट भेजना भी जाते हो, डॉक्यूमेंट भेजना भी जाते हो, टाइम लग जाता है, एड्रेस गलत होता है या एड्रेस नहीं अवेलेबल होता है, तो जो भी ईमेल आईडी या इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप उसको नोटिस भेज सकते हो वो भी वैलिड माना जाएगा। इज इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस सबमिटेड इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन नंबर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वहां पर जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है वहां भेजोगे। Is electronic mail address submitted in connection with the application for enrollment of section 3 of आधार, आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड अथॉरिटीज के साथ जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वहां भेजोगे। पैन अथॉरिटीज के साथ दैट इज इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ जो भी ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है वहां पर भी आप ईमेल भेजोगे।
any other electronic account as may be prescribed belonging to the individual which may be accessed by him over the internet। और भी कोई ईमेल एड्रेस है वहां पर भी आप ईमेल भेज दोगे कि आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चालू हो गई है, नोटिस आप उसको भेज दोगे। प्रोसीजर फॉर हेयरिंग एप्लीकेशन। नाउ क्या प्रोसीजर रहेगा एप्लीकेशन एयर करने का? वेयर एनी इंडिविजुअल टू हुम नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 of section 10 appears in person at the time and place specified in the notice, the special court may terminate the proceeding under the act। that means आपने हेयरिंग एप्लीकेशन दे दी, उस सामने वाले आदमी को आना पड़ेगा उस टाइम पे। वेयर एनी इंडिविजुअल टू हुम द नोटिस हैज बीन इशूड fails to appear, place and time specified by the court in the notice, but enters appearance through the counsel, the special court may at the discretion give a period of 1 week to file reply to the application under section 4। अगर वो आ गया, खुद आ गया, well and good, proceedings चालू हो जाएगी। नाउ अब वो खुद नहीं आ रहा, काउंसिल यानी उसके बिहाफ पे कोई एडवोकेट आ रहा है, तो कोर्ट की मर्जी अगर होगी, गिव पीरियड ऑफ 1 वीक टू फाइल अ रिप्लाई, यानी आप खुद नहीं आए, रिप्लाई सबमिट करो, जो भी ऑफेंसेस आपके खिलाफ दायर किए गए हैं, जो भी सस्पिशन अथॉरिटीज को है आपके अगेंस्ट में, उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट रिप्लाई आपको देने पड़ेंगे। वेयर द इंडिविजुअल टू हुम द नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 fails to enter appearance either in person or through counsel to the court is satisfied, serve notice has been effected on such party, the notice could not be served in spite of best efforts, but such individual has evaded the service of notice, if any, after recording the reasons in writing, proceed to hear the application। The special court may also give any person to whom the notice has been issued under subsection 2 time period of 1 week to file the reply under section 4। यानी आपको एक हफ्ते का टाइम अगेन दिया जाएगा। सो एप्लीकेशन हेयरिंग कैसे चालू होगी? आप खुद आ गए, आपने एडवोकेट को भेजा, एक हफ्ते का टाइम दिया रिप्लाई सबमिट करने के लिए, या फिर आपने नहीं आए, नोटिस नहीं पहुंचा, उसके केस में जो भी प्रोसेस कोर्ट सूटेबल मानेगा उस तरीके से कंटिन्यू अपन करेंगे प्रोसीडिंग्स को। नाउ next is your declaration of fugitive economic offender after hearing the application under section 4, if the special court is satisfied that an individual is fugitive economic offender, he may by order declare the individual as fugitive economic offender for the reason thereof and recorded in writing। आपको प्रूफ मिल गए, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो एज एन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ऑन डिक्लेरेशन द स्पेशल कोर्ट बाय ऑर्डर that any of the following properties stand confiscated to the central government, यानी अब उसकी पावर, उन प्रॉपर्टीज की सब पावर्स डीलिंग करने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। The proceeds of crime in India or abroad, whether such or not properties owned by fugitive economic offender and any other property or benami property in India or abroad owned by fugitive economic offender, the confiscation order by court shall to the extent possible identify the properties in India abroad that constitute proceeds of crime which are to be confiscated, and in case such property cannot be identified, quantify the value of proceeds of crime। यानी कि आपने कोर्ट ने जब लगा कि हाँ ये पर्सन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, आप ऑर्डर पास कर देंगे जिसमें आप सारी की सारी पावर्स दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन सारी प्रॉपर्टीज में डील करने की उसकी लिस्ट बनाकर दे देंगे जो अभी इंडिया में प्रेजेंट है या अब्रॉड में प्रेजेंट है, रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, या फिर कोई ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज है जो आपको लगता है दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर फ्यूजिटिव ऑफेंडर, उसका भी कॉन्फिस्केशन कर देंगे और सारी की सारी पावर्स रहेगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर that is of the special court shall separately list any other property owned by the fugitive economic offender in India which is to be confiscated, where the special court has made an order for confiscation of any property under subsection 2, the court may issue a letter of request to the court or authority in the contracting state for execution। इंडिया के बाहर है तो जिस कंट्री में वो इंसान है वहां पर अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है
या किसी भी और कंट्री में उसकी प्रॉपर्टी है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यानी उस कंट्री के साथ आप नोटिस भेज देंगे एंड उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डीलिंग उस पर्टिकुलर कंट्री में रोक दी जाए. Every request transmitted to the contracting state under subsection 5 shall be transmitted in such form as may manner prescribed by the central government by notification specify in this behalf. क्योंकि हर कंट्री के साथ गवर्नमेंट के रिलेशंस अलग होते हैं, एग्रीमेंट्स अलग होते हैं, तो जिस तरीके से वो मेंशन्ड होगा उसी तरीके से आप नोटिस भेजेंगे और डीलिंग करेंगे. The special government, while making the confiscation order exempt from confiscation of any property which is proceed of crime in which any other person other than the fugitive economic offender has an interest, and if it is satisfied that the acquired bona fide without the knowledge of the fact that the property was proceeds of crime. यानी फॉर एग्जाम्पल जॉइंट ओनर है, एक ओनर एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, बट दूसरे ओनर का भी कुछ हिस्सा है एंड उसने बोनाफाइड यानी उसने गुड फेथ में विदाउट एनी नॉलेज की ऐसा कुछ है कि जो बाकी पार्टनर फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू पार्टनर, ए को आपने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया, बी को ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं थी, दैट ही हैज टू प्रूव कि उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी कि ए जो भी पैसा लाकर 50-50 में जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो पैसा बिलोंग्स टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. अगर बोनाफाइडली दैट इज आउट ऑफ ट्रस्ट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज भरोसा रख के उसने ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसका पोर्शन दैट इज ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, बी नहीं है, तो बी का जो भी पोर्शन है उसको कोर्ट सीज करने से रोक भी सकती है क्योंकि सामने वाले इंसान की कोई भी गलती नहीं है. All the rights and title of the confiscated property shall from the date of confiscation order vest in the central government free from all encumbrances यानी उनपे कोई भी चार्ज या किसी भी तरीके का ऑथराइजेशन किसी और का नहीं रहेगा. सारी की सारी पावर्स उसकी डीलिंग करने की टाइटल ऑफ दोज प्रॉपर्टी वुड ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Where on the conclusion of the proceeding the special court finds that individual is not fugitive economic offender, then the court shall issue order for release of property so attached or seized under the act and the person is entitled to receive it. यानी बाद में कोर्ट को लगा या प्रोसीडिंग्स के बाद कोर्ट को लगा कि अगर वो पर्सन सही था, इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो आपने अटैच करी थी वो आप रिलीज कर सकते हैं. Where an order releasing the property has been made by special court, the director or any other officer authorized by him in his behalf may withhold the release of such property and record the period of for such property or record for a period of 90 days from the date of receipt of such order if he is of opinion that the property relevant for the appeal of proceeding under this particular act. That is where an order releasing the property has been made. अब आपने एक पर्टिकुलर केस चलाया, आपको लगा सामने वाला पर्सन इनोसेंट है, रिलीज कर सकती है कोर्ट उन सारी प्रॉपर्टीज को जो पहले उन्होंने अटैच करी. The director or any other officer authorized by him in this behalf may withhold the release of such property or record for a period of 90 days from the receipt of such order if he is of the opinion that such property is relevant for appeal of proceeding under this act. अब अथॉरिटीज अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि प्रोसीडिंग प्रॉपर तरीके से चली, स्पेशल कोर्ट ने ढंग से इवैल्यूएट नहीं करा, अगर अथॉरिटीज को ऐसा लगता है तो वो 90 डेज तक अभी प्रिजर्व करके रख सकती है. अगर उनको अपील करनी यानी हायर अथॉरिटीज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अगर उनको केस लेकर जाना है रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो 90 डेज तक इस ऑर्डर जब भी रिलीज का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने कि ये पर्सन इनोसेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज अटैचमेंट जो अभी तक की थी रिलीज कर दीजिए, तो उसके बाद 90 डेज के अंदर अंदर तक वो रोक कर रख सकते हैं अगर उनको अपील करनी है आगे तो. नेक्स्ट, पावर टू डिसअलाउ सिविल क्लेम्स notwithstanding anything contained in any other law for time being in force on declaration of an individual as a fugitive economic offender. Any court or tribunal in India in any civil proceeding before it may disallow such an individual from putting forward or defending any civil claim. यानी उसके अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिए जा सकते हैं. Any court or tribunal in India in civil proceeding before it may disallow any company or LLP from putting forward or defending any civil claim if an individual filing the claim on his behalf of the company or the limited liability partnership
or any promoter or key manual personnel or majority shareholder of the company or an individual having and controlling interest of LLP has been declared as economic offender। यानी अगर क्लेम प्रूफ हो गया है तो आपके सिविल अथॉरिटी सिविल प्रोसीडिंग चालू करने के सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट, prosecution or any other legal proceedings shall lie against the central government or presiding officer or special court or director or deputy director or any other person which is in good faith done or intended to be done under the act made under these rule। यानी कि अगर अपन स्टार्टिंग से डिस्कस करें इस चीज को तो इसका जड़ ये था, कोई भी एक डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर के पास कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसने प्रोसीडिंग चालू करी, बाद में ये प्रूफ हो गया कि वो इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं था, वो इनोसेंट था, तो वो इंसान सामने वाले पर्सन दैट इज डायरेक्टर या अथॉरिटीज के अगेंस्ट में अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। बट अगर अपन को याद हो, ऑल्दो इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड नहीं है, शाहरुख खान का बेटा जब अरेस्ट किया गया था तो बाद में ये प्रूव हुआ कि वो इनोसेंट था एंड जो ऑफिसर पूरी प्रोसीडिंग्स कैरी आउट कर रहा था उसने जानबूझ के उसको फ्रेम किया, फंसाया, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया। बट अगर जेन्युइनली उसको डाउट होता, वो प्रोसीडिंग कैरी आउट करता और बाद में शाहरुख खान का बेटा अगर इनोसेंट घोषित किया जाता तो उस पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट में यूजुअली कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर सस्पिशन का चांस है कि आपने किसी के दबाव में आके या किसी के कहने पे किसी को परेशान करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। बट इफ यू हैव टेकन एक्शन इन गुड फेथ, यानी आपके पास कोई मटेरियल फैक्ट आया, उसके बेसिस पे वेरीफाई करके आपने सारी चीजों को प्रोसीड किया, लास्ट में पता चला कि वो प्रूफ गलत था या इनोसेंट प्रूव हो गया सामने वाला इंसान, तो उसके केस में आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है अपना सेकंड टॉपिक अपनी इस पर्टिकुलर सीरीज का, जिसमें अपन ने डिस्कस करा द लेटेस्ट एक्ट दैट इज ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑफ 2018। सो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज का, दैट इज रिलेटिंग टू योर मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू।